चुनावी सफर और प्रबल टिकट दावेदार सीरीज की इस खास पेशकश में आज के मेहमान हैं हमारे इंद्र नागर। इंद्र नागर दादरी विधानसभा 62 से भाजपा के टिकट के प्रबल दावेदार हैं और हम आपको बताते चलें कि इंद्र नागर भाजपा के एक पुराने समर्पित, निष्ठावान और लगनशील कार्यकर्ता रहे हैं। इनका जो राजनीतिक जीवन है वो छात्र राजनीति से इन्होंने अपनी शुरुआत की थी और इसके साथ ही इन्होंने यहाँ पर छात्रों को लेकर, किसानों को लेकर, नौजवानों को लेकर अनेक आंदोलन किए और इसके साथ ही इनको कई बार जेल में भी जाना पड़ा। तो आइए इनसे खास बातचीत करते हैं। तो इंद्र नागर जी, आपका विजन लाइव न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, सबसे पहले जानना चाहेंगे आपकी जो शैक्षिक योग्यता क्या है, आपका जन्म कहाँ हुआ था और आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो क्या रही है? हमारा जन्म जो है मिलकलच्छी गांव है अपना, दादरी तहसील है, जिला अपना गौतम बुद्ध नगर और दादरी विधानसभा जो एक क्षेत्र है उसमें हमारा गांव है। 1982 में मेरा जन्म मिलकलच्छी गांव में हुआ और एक किसान परिवार, एक सम्मानित परिवार में जो है हमारा जन्म हुआ। हमारे पिताजी एक खेती से जुड़े हुए व्यक्ति थे और एक समाज के बहुत ही शिक्षित और एक सम्मानित व्यक्ति जिन्होंने बड़ा अच्छा अपना जीवन जिया। उसी परिवार में मेरा जन्म हुआ और मैं अपने आप को ऐसे परिवार में जन्म हुआ तो मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ। अच्छा, आपका जो छात्र राजनीति से आपने एक संघर्ष की शुरुआत की, उसके बाद आप एबीवीपी में भी आए, फिर भाजपा में भी आपने कई पदों पर कार्य किया, प्रभाव भी आप पर कई दायित्व भी रहे, चुनाव में भी आपने सक्रिय भूमिका निभाई। क्या आपका पूरा जो राजनीतिक सफरनामा रहा? राजनीतिक सफरनामा क्या, ये तो हम लोग जो है यहाँ से प्राइमरी में अपनी शिक्षा करने के बाद इंटर कॉलेज में गए। इंटर कॉलेज के बाद जो है हम लोग डिग्री में ग्रेजुएशन के लिए गए। तो वहाँ एक अपना जब पढ़ाई का सिस्टम हमने देखा, वहाँ एडमिशन की जिस तरीक़ा की व्यवस्थाएं थीं, उन व्यवस्थाओं में हमने भी जो है अपना एडमिशन लिया ग्रेजुएशन में। लेकिन उन व्यवस्थाओं को देखते हुए कुछ अपने छात्र साथियों के जब चीज़ें देखी तो उसी में हम जो है धीरे धीरे छात्र राजनीति में जो, मतलब सच्चाई तो ये है कि हमें भी खुद उस समय ये पता नहीं चला कि हम कौन से रास्ते पे जा रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर था कि कहीं ना कहीं जो छात्राओं की जो व्यवस्थाएं हैं, पढ़ाई का जो सिस्टम है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है। तो उसी में जो है चलते चलते हम लोग जो है छात्र राजनीति में प्रवेश कर गए और प्रवेश करते करते जो है फिर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे आंदोलन हम लोगों ने किए और लगातार जो है फिर छात्रों के जो अधिकार थे, छात्रों के जो हित थे, उनके लिए बहुत संघर्ष किया, बहुत बड़े संघर्ष किए और सब अपने छात्र साथियों के सहयोग और अपने छात्र साथियों के समर्थन से, उनके बल पे हम लोगों ने बड़े बड़े आंदोलन उस समय किए। तो छात्रों के हकों की आपने आवाज़ बुलंद की। एक दौर ऐसे भी आया, आप आंदोलन के में थे और जो सीसीएस यूनिवर्सिटी का जो मामला, एक कॉपी वाला जो हुआ था, जो कुछ जो परीक्षा कॉपी थी वो खेत में पाई गई थी, वो क्या था? हाँ, उस समय हम लोग भी एलएलबी के छात्र थे और उस समय जो है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में एलएलबी के जो परीक्षार्थी थे जिन्होंने परीक्षा दी, उनकी कॉपी जो है वो खेतों में मिली। उस समय उसमें एक शब्द यूज हुआ था, कॉपी कांड, सीसीएस यूनिवर्सिटी का कॉपी कांड। तो जब हम लोगों को ये जानकारी हुई तो उस समय का वो छात्रों का बहुत बड़ा आंदोलन, हमने जो है यहाँ से अपने नोएडा सब सारे क्षेत्र के जो छात्र थे उनको इकट्ठा किया और एक जो है सीसीएस यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा आंदोलन हम लोगों ने किया। और उस आंदोलन की गूंज जो है सेंटर गवर्नमेंट तक, स्टेट गवर्नमेंट तक गई और उस समय के जो कुलपति थे उन्होंने जो है उसमें फिर छात्रों के लिए किया। जो दोषी लोग थे उन पर एफआईआर भी हुई और एफआईआर होने के साथ साथ जब एलएलबी में, जो मुझे याद है आज भी, कि एक सब्जेक्ट में ही आप बैक दे सकते थे। अगर किसी के एक सब्जेक्ट में नंबर कम है तो आप उसको दोबारा से उसका एग्ज़ाम दे सकते थे। लेकिन छात्रों के आंदोलन पे और हम लोगों ने जो मिलकर
सब ने जो आंदोलन किया, सब छात्र साथियों ने, तो उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ ये निकल के आई कि 2 पेपरों में जो है स्टूडेंट बैक दे सकता है। तो वो उस समय के हिसाब से छात्रों की बड़ी जीत थी और उन लोगों पे बड़ी कार्रवाई भी हुई थी। तो जिसमें 2 एग्जामों में छात्रों ने बैक दी और छात्रों को बड़ा लाभ भी उसका मिला। अच्छा इंदर नागर जी, छात्रों के हकों के लिए तो आप लगातार आवाज़ बुलंद करते रहे, संघर्ष करते रहे, और उसके बाद जब भाजपा में आए, भाजपा में आप विभिन्न आपने पदों पर, दायित्वों पर कार्य किया, तो एक समय ऐसा भी आया जो कश्मीर के लाल चौक पर जो तिरंगा फहराने का जो राष्ट्रीय एकता यात्रा भाजपा के द्वारा निकाली जा रही थी, उस समय अनुराग ठाकुर जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, और जो हरीश द्विवेदी हैं वो उत्तर प्रदेश भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे। तो आपका जो संघर्ष है उस समय यहाँ आपने गौतम बुद्ध नगर से और आप कश्मीर पहुंच गए, वो क्या था? ये एक बहुत बड़ा एपिसोड है और उस समय हरीश द्विवेदी जी हमारे उत्तर प्रदेश युवा मोर्चे के अध्यक्ष होते थे और माननीय अनुराग ठाकुर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और मेरे पास उस समय पश्चिम में क्षेत्रीय प्रभारी का युवा मोर्चे का दायित्व था। तो जब लाल चौक पे झंडा फहराने की बात आई तो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे ने एक बहुत बड़ी संख्या के साथ एक आंदोलन खड़ा किया और उस आंदोलन का नाम दिया राष्ट्रीय एकता यात्रा। उस राष्ट्रीय एकता यात्रा में मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे भी रहने का मौका मिला। तो पूरे देश का नौजवान था, लाखों की संख्या में नौजवान था और जब हम लोग अनुराग जी और हरीश जी के नेतृत्व में, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़े जम्मू की तरफ, तो हम लोगों को पुलिस के द्वारा काफ़ी परेशान किया गया। पुलिस ने बहुत रोकने का प्रयास किया, कांटों के तार डाल दिए गए, विभिन्न तरीका की जो पुलिस प्रशासन वहाँ का कांग्रेस की सरकार थी, जो भी हम लोगों के रोकने के प्रयास किए जा सकते थे वो उन्होंने प्रयास किए। लेकिन वास्तव में जो उस समय भारतीय जनता पार्टी के हमारे नौजवान साथी थे, हम सब लोग पुलिस को खदेड़ते हुए, तारों को हटाते हुए हम लोग जम्मू में घुसे और हम लोगों को वहाँ, वो समय ऐसा था कि पुलिस ने जो है हम लोगों को वहाँ अरेस्ट किया और हम लोग माननीय हरीश जी, अनुराग ठाकुर जी, इन लोगों के साथ जो है हम लोग भी, मुझे भी गिरफ्तारी देने का समय आया। तो गिरफ्तारी हम लोगों ने दी और हम एक रात जो है वहाँ अरेस्ट रहे और लाल चौक पे पुलिस ने जो है नहीं जाने दिया। गिरफ्तार करके हम लोगों को अरेस्ट किया, बहुत सारे नौजवानों को अरेस्ट किया, पूरी रात हम लोग अरेस्ट रहे। तो एक बड़ी एक यादगार चीज़ है कि देश में कैसी व्यवस्था थी कि हम लोग लाल चौक पे तिरंगा नहीं फहरा सकते, लेकिन आज भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय मोदी जी का भारत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज आप जम्मू कश्मीर की हालत देख सकते हैं कि आप कभी भी आधी रात जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जा सकते हैं। तो उस समय की व्यवस्था और जब हम लोग आज की व्यवस्था देखते हैं तो ज़मीन आसमान का जो है अंतर दिखाई देता है। और वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ने ये करके दिखाया कि आज भारत का प्रत्येक नागरिक जम्मू कश्मीर के अंदर जा सकता है, शांतिपूर्ण ढंग से जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी की देन है। 370 को जो है भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी ने समाप्त करने का काम किया। तो इसमें वो एक हमारे लिए बड़ा यादगार पल है। मेरे बहुत सारे नौजवान साथी मेरे साथ गए, भारी संख्या में हम लोगों के साथ नौजवान साथी थे। तो वहाँ अपनी गिरफ्तारी दी और एक यादगार चीज़ है वो हम लोगों के लिए, देश के लिए वो एक संघर्ष हुआ कि अभी हम लाल चौक पे हमें झंडा फहराना चाहिए। एक संघर्ष का समय था। अच्छा, कश्मीर से फिर वापस गौतम बुद्ध नगर की ओर लौटते हैं। आपने किसानों के लिए, नौजवानों के लिए और छात्रों के लिए अनेक आंदोलन किए। तो इसमें जो प्रमुख रूप से जो क्या उपलब्धियां रही, आपने जो कई बार जो तत्कालीन सरकार रही, चाहे मुलायम सिंह यादव की सरकार रही हो या मायावती की सरकार रही हो या अखिलेश यादव की सरकार हो, तो आपने बड़ा संघर्ष किया, आंदोलन आपने बहुत व्यापक स्तर पर किया और कई बार ये भी देखा गया कि आपने जो मुख्यमंत्री मुलायम सिंह पूर्व में रहे या अखिलेश यादव पूर्व, मायावती पूर्व में रहे, उनके पुतले तक भी फीक, और उसके बाद में जो सरकार है उनको कहीं ना कहीं झुकना पड़ा और अपने फैसले वापस लेने पड़े। और देखा ये भी गया जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण है, यहाँ भी जो किसान है, जो त्रस्त है,
चाहे भूमि अधिग्रहण का मामला हो, चाहे जो मुआवजा जो प्रतिकर 64.7% जो अलग से प्रावधान है 10% प्लॉट का, तो क्या खास इसमें रहा? मतलब एक जो जनता है, जो खासकर युवा है, वो आप उसके बीच में विशेष चर्चा के केंद्र रहते हैं। उसमें बहुत बड़ा जो मुझे लगता है कि जो चर्चा का जो अभी आपने जो शब्द का जो प्रयोग किया, ये कोई आज की बात नहीं है, न महीने 2 महीने की बात है, न साल की बात है, न 2 साल की बात है। इसके पीछे बहुत बहुत समय लगा है कि जब हम लोग छात्र राजनीति में रहे, तो अभी अब पीछे आपने कॉपी कांड का जिक्र हमने करा, और फिर हम लोगों ने छात्र राजनीति में जो है एक छात्र संघ चुनाव, जो 20-25 साल से छात्र संघ चुनाव बंद था, तो बहुत बड़े स्तर पर हम लोगों ने आंदोलन किया। और उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और हम लोग जो है छात्र संघ चुनाव कराने में सफल रहे। तो उस दौरान हमारे साथ बहुत सारे नौजवान साथियों सहयोग के रूप में, एक मित्रवत के रूप में उस आंदोलन में रहे। उस आंदोलन को हम लोग सफल एक आंदोलन मानते हैं। छात्र संघ चुनाव हुए, और मुझे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जिसमें संगठन में था छात्र राजनीति में, उस संगठन में मुझे जो जिम्मेदारी उस समय छात्र संघ चुनाव में मिली, प्रभारी के रूप में, के छात्र संघ चुनाव में मेरी जो ड्यूटी लगी, दायित्व जो मुझे मिला, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली में तो मानता हूँ कि जहाँ जहाँ मुझे जिम्मेदारी मिली, वहाँ वहाँ हम लोग विद्यार्थी परिषद के रूप में छात्र संघ चुनाव में जीते। तो ऐसे ही एक अनवरत चीज़ें चलती रही। छात्र संघ चुनाव के बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन हमने, आज भी मुझे वो याद है, कि शराब माफियाओं के खिलाफ किया। शराब माफियाओं के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन किया कि जितने भी शिक्षण संस्थान थे, जितने कॉलेज थे, उन कॉलेजों के पास जो है कई जगह शराब की दुकानें थी। और जब वो शराब की दुकानें खुली, तो हम लोगों ने अपने कॉलेज प्रशासन, शहर के वरिष्ठ लोग, जनप्रतिनिधियों से बात करी, लेकिन उसमें किसी ने कोई जो है हम लोगों की सुनवाई करने का काम ना किया। फिर हम लोगों ने उस जो है स्वयं उसके खिलाफ आंदोलन खड़ा किया, और वो इतना बड़ा आंदोलन हुआ कि वो शराब की दुकानें जो है प्रशासन को बंद करनी पड़ी। हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं इकट्ठे हुए, और हम लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन, पैदल यात्राएं की। तो वो सब शराब के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ आंदोलन कर वो सब दुकानें बंद कराई। उसके बाद हम लोग जो है लगातार, क्योंकि हम लोग गौतम बुद्ध नगर के मूल रूप से निवासी हैं, यहाँ ही जन्म हुआ है, तो बहुत बड़ी समस्या ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ज़मीनें एकवार करी। तो जब ज़मीनें एकवार हो गई, तो किसान को कहीं लगा कि किसान ने अपने आप को ठगा सा महसूस करा। तो कारण क्या था कि ज़मीनें जब एकवार हुई, तो किसान को बताया कुछ गया, लेकिन चीज़ें कुछ थी। तो बड़े बड़े आंदोलन, उस समय लोगों की आबादी तोड़ी गई। तो हम लोगों का किसान आंदोलन से कोई उस समय मेरा ज़्यादा कोई खास वो था नहीं, मैं छात्र राजनीति में था। लेकिन जब यहाँ मेरे गांव के आसपास जब लोगों की आबादियाँ प्राधिकरण ने तोड़ने का काम किया, तो लोगों ने, यहाँ के नौजवानों ने हमसे संपर्क करा। हम लोगों ने कही कि यार, ये तो जब हम लोगों के घर ही सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो फिर हम लोग जो है किसानों के साथ में यहाँ खड़ा हुआ। और किसानों ने, मैं वास्तव में आज भी कहता हूँ कि उस समय किसान थे, नौजवान थे, हम लोगों का भरपूर सहयोग किया। और प्राधिकरण को, जहाँ जहाँ प्राधिकरण ने आबादी तोड़ने का काम किया, वहाँ हम लोग जाके खड़े हुए, और प्राधिकरण को वहाँ से वापस लौटना पड़ा। और मैं तो कहता हूँ कि भारतवर्ष के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन हम लोगों ने किया, और उस आंदोलन के तहत किसान को कहीं ना कहीं उस समय लगा कि मेरे साथ गलत हुआ है, तो हमने लोगों को मोटिवेट कर, लोगों को जागरूक किया, किसानों को जागरूक किया, और किसानों को जो है कोर्ट की शरण में पहुँचे। हम लोग कोर्ट की शरण में पहुँचे। जब हर तरीका से आस छूट चुकी थी, तो कोर्ट पहुँचे। कोर्ट से जो है किसानों को राहत मिली, और वो जब राहत मिली, तो आज सब आप लोगों के सामने है कि चाहे 64% है, 10% प्लॉट है, तो ये कहीं ना कहीं किसान की उसमें जीत हुई। और हम लोगों से जितना भी हो सकता, बड़ी बड़ी पंचायतें हुई, बड़े बड़े लोग इकट्ठे हुए, बड़ी बड़ी जनसभाएं हुई, प्राधिकरण के खिलाफ हम लोग बड़े बड़े आंदोलन करे, तो उसमें कहीं ना कहीं किसानों को सफलता मिली। तो ऐसी बहुत बहुत सारी व्यवस्थाएं रही हैं जिनमें हम लोग शामिल रहे। आंदोलन के दौरान आप शराब माफियाओं तक से टकराए, तो कोई ऐसा कठिन दौर
भी आया है कि जिसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत में हुई हो परिवार को और आपको? हाँ, उस समय कारण क्या है कि जब छात्र जीवन में थे तो बहुत सारी चिंता हमें थी नहीं। तो लेकिन एक घटना ऐसी है कि उस समय बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, 2010 की बात है ये। तो एक हम लोगों के यहाँ बिजली की जो व्यवस्था थी वो इधर गाजियाबाद से थी। तो एक बिजली की समस्या को लेके हम लोग एक अधिकारी थे, उनको ज्ञापन देने गए। और जब बिजली के अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने हमारी बात को गंभीरता से नहीं लिया। तो उसमें पहले भी हमारी एक दो तीन बार उनसे बात हुई, लेकिन उन्होंने उस समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया। और फिर हम लोग चौथी पांचवी बार में जब गए तो उन्होंने हमारी बात को जो गंभीरता से नहीं लिया, मतलब समस्या को गंभीरता से नहीं लिया। तो फिर उसमें जो है वो एक आंदोलन के रूप में वहीं से एक शुरुआत हुई। और उस आंदोलन में अधिकारियों का मुंह काला हुआ, जो भ्रष्ट अधिकारी थे, जो समस्याएं नहीं सुन, मुंह काला हुआ। तो उस समय जो है हमारे खिलाफ, मेरे खिलाफ, मेरे एक दो और साथियों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हुई। और एफआईआर दर्ज, कोई हम लोग कोई क्रिमिनल लोग तो थे नहीं, हम लोग तो एक समस्या को लेके बातचीत के लिए अधिकारियों के पास गए। लेकिन जब उस समय पुलिस ने जो हमारे साथ व्यवहार किया, जो मेरे परिवार के साथ व्यवहार किया, वो वास्तव में मुझे आज भी जो है बड़ा कष्ट देता है कि हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे। उस समय में भारतीय जनता पार्टी को विभाग की जिम्मेदारी मेरे पास थी। दयाशंकर सिंह जी युवा मोर्चे के अध्यक्ष होते थे और सूर्य प्रताप शाही जी भारतीय जनता पार्टी यूपी के अध्यक्ष थे। तो उस समय जो है पुलिस ने जो मेरे परिवार के साथ किया, मैं कभी उसे नहीं भूलूंगा। हमारे परिवार में पुलिस ने लगातार दबिश दी, मेरी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबाव बनाए। मतलब एक ऐसा माहौल जो है वो पुलिस प्रशासन ने क्रिएट कर दिया कि जनिंदर नागर जो है कितना बड़ा अपराधी है। और पुलिस जगह जगह दबिश, मेरे गांव में जगह जगह दबिश देना, 100 गाड़ी पुलिस की, पीएसी की गाड़ी। तो पुलिस ने जो है इतना दबाव बनाया कि मेरे जो है परिवार के लोगों को भी थाने में बंद करने का काम किया, हमारे परिवार के और लोगों को भी जो है थाने में बंद किया। तो उस समय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमारे परिवार के साथ जो है साथ खड़ा होने का काम किया। और मुझे जो है जब पुलिस ने ज़्यादा परेशान किया तो मैंने थाने में सरेंडर किया। तो जब पुलिस के जो थाने में मैंने सरेंडर किया तो उस समय वास्तव में मैं अपने युवा साथियों को, तमाम अपने जो जितने हमारे शुभचिंतक थे, हमारे गार्जियन के रूप में हो, हमारे नौजवान साथी के रूप में हो, छात्र साथी के रूप में हो, सब लोग मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए। और कम से कम 1-2 हज़ार की संख्या में नौजवानों के साथ मैंने थाने में सरेंडर किया। और मैं 28 दिन मुझे जेल काटनी पड़ी। मतलब मैं, लगता है कि बहुत एक क्षण ऐसा था कि स्थिति ऐसी आ गई पारिवारिक के, साधारण परिवार के हम लोग, कोई राजनीतिक परिवार मेरा नहीं, और पिताजी हमारे खेती करते। लेकिन उस समय बड़ी दुख की बात ये थी कि मेरे पिताजी बीमार थे, हमारे पिताजी बीमार थे, उनको कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो गई। और मतलब वो अस्पताल में थे और मैं जेल में। मतलब मेरे लिए बहुत कठिन है वो चीज़। दौर था उस समय। हाँ, बहुत कठिन है, बताना भी बड़ा मुझे कठिन लग रहा है। लेकिन सब इस बार जेल में जब सोता था तो बस एक चिंता रहती थी कि यार सब ठीक रहे, कि कुछ चीज़ें कहीं गड़बड़ ना हो। 28 दिन मैंने जेल में काटे। तमाम नेता, पार्टी के बड़े बड़े नेता हम लोगों से जेल में मिल रहे, क्षेत्र के लोग मिल रहे। लेकिन जो कष्ट का वो दौर था कि पिताजी हॉस्पिटल में और मैं जेल में, मतलब किसी भी पुत्र के लिए या किसी परिवार के लिए बड़ा कठिन होता है। और पुलिस का रवैया बहुत खराब था। अच्छा इंदर नागर जी, फिर जो है जेल से छूटने के कुछ दिन बाद हमारे पिताजी का देहांत हो गया। तो मेरे जीवन का बड़ा कठिन दौर था। उसी के थोड़े ही समय बाद मेरी माताजी का भी देहांत हो गया। तो मेरे लिए वो दौर बहुत कठिन। अच्छा ये बताइए, पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो कि छात्र राजनीति से आपकी शुरुआत हुई और एक आंदोलनकारी मजबूत नेता के रूप में आपकी पहचान है, कई बार आप चर्चाओं में रहते हो, तो
क्या आपका इसमें कहना है? जो लोग हैं वो तो कई कई तरह की चर्चा भी करते हैं। नहीं, देखो हम लोग इलियास जी छात्र राजनीति से निकले हुए लोग हैं, और वास्तव में छात्र राजनीति के समय पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम लोगों के साथ नौजवान साथी हमारे रहे, मित्र रहे। फिर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे में जो है क्षेत्रीय प्रभारी के नाते, उत्तर प्रदेश में युवा मोर्चे में मंत्री के नाते मैंने युवाओं के बीच में काम किया। और वास्तव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है पूरा नौजवान जो है हम बहुत लगाव करता है, बहुत सम्मान करता है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि वास्तव में अगर किसी भी देश की अगर रीढ़ है तो वो युवा है, और युवा वास्तव में जितना हम लोगों को मान सम्मान देता है, हम लोग भी जिस जिले में जाते हैं, जिस जिले में युवा मोर्चा के माध्यम से काम करने गए या भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे के माध्यम से गए, तो वहाँ के लोग बहुत सम्मान करते हैं और बहुत प्यार करते हैं। बोलूँ मैं। अच्छा, गौतम बुद्ध नगर की दादरी विधानसभा चर्चित विधानसभा इस समय है। उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव है 2027 में होने तय है। तो यहाँ पर जो भाजपा की बात करें तो जो टिकट की जो मनसा, जो चाह रखने वाले हैं, उनकी सूची लगातार लंबी होती जा रही है। और यहाँ पे जो मास्टर तेजपाल नागर है वो दूसरी बार यहाँ के विधायक है। आपने भी, आप पुराने कार्यकर्ता हैं भाजपा के, छात्रों के लिए भी, किसानों के लिए भी और नौजवानों के लिए भी आपने आंदोलन किया है। आपने भी दादरी से भाजपा के एक सिपाही के तौर पर प्रबल दावेदारी पेश की है। तो दादरी विधानसभा क्षेत्र की क्या बड़ी समस्या है जो आप जिसको एक चुनौती मानते हो, और क्या एक विकास का विजन है जो आप जनता के बीच ले जाएंगे? देखो, आपने जो दावेदारी जो के लिए जो कही है, मैं लगभग जो है इतने लंबे समय से 2000 जो अगर विद्यार्थी परिषद की बात करूं तो 2003 से मैं इस विचारधारा में काम कर रहा हूं। और मेरा मानना यह है कि प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए और अपने लिए भी मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में दावेदारी जैसा शब्द तो मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता, पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते। क्योंकि जब कार्यकर्ता पार्टी में काम करता है, संगठन में काम करता है, और एक वो विचार से जब एक जुड़ता है, एक विजन से जब वो जुड़ता है, तो दावेदारी वहाँ मुझे नहीं लगता कि कोई शब्द मायने रखता है। मैं पार्टी के लिए अनवरत लंबे समय से काम कर रहा हूँ। पार्टी जिस भूमिका में भी, जिस भूमिका में पार्टी रखती है, मैं उस भूमिका में जिस दायित्व पे जब जब मुझे जो दायित्व मिलता है, मैं उस दायित्व पे पार्टी के लिए ईमानदारी से काम करता हूँ। और अब तक जितनी जिम्मेदारी मेरे संगठन ने, मेरी पार्टी ने मुझको दी है, मैं लगातार उनमें काम करता हूँ। और आगे भी, चाहे वो दादरी से संबंधित विषय हो, दादरी विधानसभा से संबंधित विषय हो, जो पार्टी जिम्मेदारी देगी, जहां पार्टी का आदेश होगा, उस आदेश पे मैं जो है निसंकोच खड़ा मिलूंगा। पार्टी के लिए सदैव 24 घंटे काम करता हूं, और पार्टी के लिए 24 घंटे काम करता रहूंगा, चाहे वो दादरी विधानसभा का विषय हो, चाहे और कोई विषय हो। मेरी पार्टी जहां मुझे जो आदेश करेगी, मैं वहां खड़ा मिलूंगा। अच्छा, दादरी से यदि आपको टिकट मिलता है और यदि नहीं भी मिलता है तो क्या आपका रुख रहेगा? देखो, दादरी विधानसभा के अगर टिकट का विषय अब आपने ये चर्चा छेड़ ही दी है, तो मैंने अभी पीछे भी कहा कि हम लोग जो है पार्टी के लिए निस्वार्थ भाव से हम लोग काम करते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हमारा एक ऐसा संगठन है जहां पार्टी के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ पदाधिकारी पार्टी के कार्यकर्ता की चिंता करते हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं का आकलन करते हैं। और अगर पार्टी के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ पदाधिकारी, जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, वो हमें अगर उस भूमिका में खड़ा करेगा, उस भूमिका के योग समझेगा, तो निश्चित रूप है कि पार्टी के लिए हम जो है लगातार संघर्ष करेंगे। और जो पार्टी मौका देगी, जो पार्टी आदेश देगी, उसमें मजबूती के साथ हम लोग खड़े मिलेंगे पार्टी को जो है, और पार्टी के साथ खड़े रहेंगे, पार्टी जहां हमें आदेश करेगी। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से आप जो दादरी विधानसभा क्षेत्र की जनता है उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, दादरी जो क्षेत्र है हमारा, ये दादरी एक बड़ा सौहार्दपूर्ण जो है एक क्षेत्र है। और दादरी चाहे देश की आज़ादी का आंदोलन रहा हो, कई बड़े आंदोलन रहे हो, यहाँ के लोगों ने अपनी शहादत दी है। और दादरी के लोगों ने आज़ादी की लड़ाई बड़ी मजबूती के साथ लड़ी, परिवारों ने शहादत उस समय दी। और दादरी वास्तव में, और आज की जो दादरी है, वो वास्तव में भारत के अंदर एक
इंडस्ट्री के रूप में, एक एजुकेशन के रूप में, और जो है एक मतलब लोगों को सुरक्षित जगह यहाँ दिखाई पड़ती है, शिक्षा के क्षेत्र में भी, उद्योग के क्षेत्र में भी। तो यहाँ जो है अब भारत का प्रत्येक व्यक्ति आना पसंद करता है, और बड़ा यहाँ अच्छा वातावरण जो है, राजनीति दादरी का जो क्षेत्र है, इसका मैसेज जो है दूर दूर तक जाता है। पूरे उत्तर प्रदेश में दादरी से मैसेज जाता है। दादरी का एक अपना महत्वपूर्ण स्थान है। इंद्र नागर जी, विजन लाइव न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 जी, आप को भी हमारी तरफ से धन्यवाद। और आप आए और आपसे जो है इतनी सुंदर इलियास जी चर्चा हुई। वास्तव में चर्चाएं होती रहनी चाहिए, क्योंकि आप किसी भी क्षेत्र में हैं, आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं, सामाजिक क्षेत्र में हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, संवाद एक ऐसी चीज़ है। और आप जैसे विद्वान पत्रकारों के साथ हम लोग बैठते हैं तो वास्तव में कुछ ना कुछ एक सार्थक चर्चा होती है। और आपको भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे इंद्र नागर, जिनकी पहचान एक युवा और आंदोलनकारी नेता के रूप में भाजपा में है, और इनसे हमने कई मुद्दों पर सवाल किए। इन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ में राजनीति से लेकर क्षेत्र के ज्वलंत मुद्दों पर और किसानों के मुद्दों पर, छात्र के मुद्दों पर, और इसके साथ भी नौजवानों को रोजगार के मुद्दों पर भी हमने इनसे सवाल किए। इन्होंने बड़े बेबाकी से उसके जवाब दिए। अब आप इनके बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।